नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था, नीला आसमान था, अच्छी धूप थी और मंडे मॉर्निंग का समय था। सुबह के करीब 8 बजे लोग अपने ऑफिस जस्ट पहुंचे थे काम करने के लिए। छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे थे और पहला पीरियड स्कूल का शुरू होने वाला था। इसी बीच कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस एरोप्लेन से कुछ नीचे टपकता है। दूर से लोग इतना क्लियरली नहीं देख सकते थे कि क्या ये छोटी सी चीज है जो नीचे गिर रही है इस एरोप्लेन से। उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब था। 43 सेकंड्स, एग्जैक्टली 43 सेकंड के लिए ये नीचे गिरता रहता है और उसके बाद एक पलक झपकते ही सब खत्म। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपने जिंदगी के आखिरी पल में बहुत तेज रोशनी चमकती हुई दिखती है। बम धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायर बॉल बन जाती है, मानो एक छोटा सा सूरज बन गया हो। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा, क्यों गिराया गया ये बम? क्या कारण था इसके पीछे? आइए आज के वीडियो में समझते हैं दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब्स की कहानी। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये युद्ध शुरू हुआ साल 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड किया और एक एक करके बाकी कई देश इस युद्ध में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़ी अलायंसेस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स करके बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए। इन्हें एलाइड पावर्स या एलाइज करके बुलाया जाता है। एलाइज में फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे, लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का एक हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, मुझे अपने हाथ दूर रखने। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। But since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. यहाँ पर जापान के कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी जाती है तो अक्सर हम जर्मनी और हिटलर पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जापान की ज्यादा बात नहीं करते। असल में बात क्या है, अर्ली 1900s में जापान में भी इंपीरियलिज्म देखा जा रहा था। ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई और यूरोपियन देश बाकी देशों पर कब्जा करने लग रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज करने लग रहे थे, यही चीज जापान भी कर रहा था। इंडिया जैसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, ऐसे ही 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की, कि हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो, लेकिन ये सब कहने की बातें थी। रियलिटी में बाकी और कॉलोनाइजर्स की तरह ये जमीन पर कब्जा करते थे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि इन्हें खुद मुनाफा मिल सके। सबसे पहला बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया था साल 1931 में। नॉर्दर्न चाइना में एक एरिया था मंचूरिया करके, वहां पर इन्होंने कब्जा जमाया। नॉर्थ में इनका प्लान था वहां से आगे जाकर ये मंगोलिया देश पर, सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के जो एरियाज हैं उन एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में बात क्या थी, ये जो देश हैं आज के दिन वियतनाम, कंबोडिया के, ये उस वक्त एक्चुअली में फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। तो जापान अगर इन पर कब्जा करना चाहता था तो उन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना होता है। यहाँ पर साल 1940 में यही हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ये करने से जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 का एक
पार्टिसिपेंट बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है, उन पर कब्जा किए जा रहा है, दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो यही चीज करने लग रहा है। हम यहां पर वॉर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यहां पर इन्हें रोकने के लिए। क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील बड़े एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, इन्हें जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, इस पर रोक लगा देता है। उम्मीद ये थी कि जापान ये देखकर एक्सपेंशन बंद कर देगा, शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिस्पॉन्स में फिर अमेरिका एक्चुअली में तेल बेचना बंद कर देता है जापान को। उस जमाने में ऑयल एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापानीज लोगों के लिए, और 80% ऑयल जो जापान में आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पे तेल वापस शुरू करेंगे तुम्हें देना, कि तुम पहले चाइना के जो एरियाज को तुमने ऑक्यूपाई किया है वहां से वापस निकलो और जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को तोड़ो। लेकिन ये करने का मतलब था कि अपने जो सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के जापानीज लोगों के, वो खत्म करने पड़ते जापानीज एम्परर को। तो उन्होंने मन मन में सोचा, भाई तुम बाढ़ में जाओ अमेरिका, हम कोई और रास्ता अपनाते हैं। इन्होंने देखा कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज है यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, क्यों ना इन एरियाज पर अपना कब्जा जमाएं और खुद ही अपना तेल निकाल लें, फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज था, तो डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश मलाया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के एलाइज थे। अगर इन देशों पर भी हमला कर दिया तो इसका मतलब था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है यहाँ। अच्छा, हो सकता है कि अमेरिका हम पर हमला ना करे, लेकिन उसके बाद जब हम फिलीपींस के देश पर कब्जा करने जाएंगे, जो कि एक्चुअली में अमेरिका की टेरिटरी थी उस वक्त, अमेरिका ने फिलीपींस को ऑक्यूपाई कर रखा था, कॉलोनाइज कर रखा था, तब तो अमेरिका हम पर पक्का वापस हमला कर देगा, क्योंकि वो हम फिर अमेरिका की टेरिटरी छीन रहे होंगे। और ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा हो सकता है? तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन अगर इन केस अमेरिका हम पर हमला कर दे तो उन्हें चुप कराना पड़ेगा पहले ही। अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, अगर एक लंबी लड़ाई चलेगी हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम चुपके से सीक्रेटली जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर देंगे, उड़ा डालेंगे उनके सारे फाइटर विमानों को, सारे जहाजों को, तो क्या होगा? तो कैसे वो हम पर हमला करेंगे? इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। December 7th, 1941. Fly overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 350 से ज्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट्स हमला करते हैं, बम गिराते हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान इसके बाद जाकर एकदम से फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज थी जो जापान ने करी। बच्चे ऐसी सोच रखते हैं कि देखो, मैं उन्हें जाकर पहले मार देता हूं ताकि वो मुझे ना मार पाए, और फिर उनकी टेरिटरी पर जाकर कब्जा कर लेता हूं, और क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इसलिए मैं सेफ हूं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यूएसए जैसे बड़े देश की टेरिटरी पर कब्जा करोगे, उनके मिलिट्री बेस पर हमला करोगे, और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो चुप बैठे रहे, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब वो भी वॉर में आ रहा है, और जापान के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है। यही वो पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और ऐसा होते देख नाजी जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं 3 दिन बाद। तो 1941 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 अपनी फुल स्विंग में थी। इन सारे बड़े देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इसके बाद एक्चुअल वॉर की ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है, अपने आप को गोली मारकर, और उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। तो एक्सिस पावर्स में सिर्फ जापान बचता है जिसने सरेंडर नहीं किया है। लगातार हुए लॉसेस के बावजूद भी जापानीज एम्परर सरेंडर करने को राजी नहीं है। इस पॉइंट पर जापानीज फैशिज्म की थोड़ी डिटेल्स में जाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। असल में बात क्या थी दोस्तों, जापानीज आम जनता को भारी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जापान में एक महाराजा थे, जापानीज एम्परर जो थे उनके हिरोहितो थे वो उस वक्त। लोगों को बताया जाता था कि ये जो एम्परर हैं ये भगवान की देन है। लिटरली लोग उन्हें भगवान से कंपेयर करते थे। तो जो भी वो कहते अंधाधुंध उसमें विश्वास करो, अगर नहीं करोगे
तो तुम हमारे देश के अगेंस्ट हो। अगर हमारे जापानीज एम्परर ने कहा है कि हम इन देशों को जाकर इन पर कब्जा करेंगे, इन्हें कॉलोनाइज करेंगे, इनके अच्छे के लिए करेंगे हम, तो वो सही कह रहे हैं। हम जंग पर जा रहे हैं, एक अच्छे पर्पस के लिए जंग पर जा रहे हैं। जो भी जंग को अपोज करता था एक्चुअली में जापान में, उन्हें हंट डाउन करके मार दिया जाता था। इसके अलावा कुछ जापानीज कल्चर और ट्रेडिशंस जो थे, उन्हें बड़े गंदे तरीके से मॉडिफाई किया जाता था लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इनका बुशिडो समुराई ट्रेडिशन। इस बुशिडो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग समुराइज को हमेशा मौत के बारे में अवेयर रहना चाहिए, उसे दी एंड की तरह नहीं देखना चाहिए और मौत से इतना डरना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने इस ट्रेडिशन को मॉडिफाई करके लोगों को क्या सुनाया? इन्होंने कहा कि एक समुराई वो होता है जो एम्परर के लिए जान देने को तैयार है, जो समझता है कि एम्परर के लिए जान देना मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर है और दुश्मनों के सामने सरेंडर करना मेरे लिए बेइज्जती वाली बात है। इस तरीके से अगर लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा तो लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे, और यही हुआ दोस्त। जापानीज लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ऑर्गेनाइज्ड सुसाइड अटैक्स करने के लिए। यहां पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं, अपना खुद का घर हो, रिटायरमेंट के बाद फार्म हाउस पे रहना हो, या फिर हर साल एक नया देश घूमना हो। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के जरिए अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो हर सपने को सच किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया ऐप है कुवेरा, जिसे मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं। कुवेरा पर आप अपने सपनों के गोल बना सकते हैं और महीने के सिर्फ 100 रुपए की SIP से वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। कुवेरा पर इन्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 0 कमीशन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स, ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक्स। कुवेरा की रोबो एडवाइजरी आपको बताएगी कि आपकी प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कुवेरा की शायद सबसे खास बात यह है कि यहां पर कोई फोमो फील नहीं होता, आपको किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, आपको दूसरों से इन्वेस्टिंग की टिप्स लेने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। सिर्फ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए कुवेरा आपके लिए एक सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट है। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। जापान की एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट बनाई गई जिसे कामिकाजे कहा गया। ये वो पायलट्स थे जिनका मकसद था कि वो अपने फाइटर जेट्स में बैठेंगे और उस फाइटर जेट को ले जाके दुश्मनों की वॉरशिप्स में क्रैश कर देंगे और खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सुसाइड बॉम्बिंग। इतना ही नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने साथ एक एक्सप्लोजिव लेकर चलें और नीचे लेट जाएं टैंक के सामने, ताकि खुद अपनी जान दे दें और टैंक को भी फोड़ दें। इमेजिन कर सकते हो इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया लोगों को वहां। ऑब्वियसली हर कोई ब्रेन वॉश नहीं होता था, कुछ बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं जो कामिकाजे पायलट्स की सुनने को मिली कि कैसे वो रात भर अपने मिशन से पिछली रात को रोते थे और चिट्ठियां लिखते थे अपने परिवार को और अपने आप से सवाल करते थे कि क्या ये जो करने जा रहे हैं वो सही में अच्छा है उनके देश के लिए, उनके खुद के लिए। अमेरिका और बाकी एलाइज देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि वॉर की वजह से जापान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, शायद आम जनता जापान की अब अपने एम्परर के खिलाफ खड़ी होगी और उस प्रेशर में आकर एम्परर सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं इन कारणों की वजह से। अमेरिका ने देखा अब एक ही रास्ता बचता है, फुल स्केल इन्वेजन किया जाए जापान का, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजे और वहां पर ऑन ग्राउंड हो जाकर जापानीज एम्परर को ओवरथ्रो करे। इसलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा, 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के बीच। नक्शे में देखोगे तो जापान के काफी साउथ में एक आइलैंड है ओकिनावा करके। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है कि ऑन ग्राउंड जाकर फिजिकली इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए और कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आए तो उसे हटा दिया जाए। इसके बाद हम अपना फुल स्केल इन्वेजन करेंगे, ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे, हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। आखिरी बचा हुआ अकेला इंसान भी एंड तक लड़ने लग रहा था। लगातार कामिकाजे अटैक्स देखने को मिले, एक के बाद एक सुसाइड बॉम्ब। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। इसका मतलब था कि अमेरिकन फोर्सेस के लिए जापानीज फोर्सेस को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी कारण से बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है पैसिफिक में जो हुई। इवेंचुअली अमेरिका ने लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर्स मारे गए। ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें ओकिनावंस बुलाते हैं। इस एक लड़ाई में 1,00,000 से ज्यादा ओकिनावंस मारे गए। इसका मतलब था 1/4 पॉपुलेशन पूरे आइलैंड की, 25% लोगों ने अपनी जान दे दी पूरे आइलैंड पर। ये स्टैटिस्टिक्स सुनकर अमेरिका के मिलिट्री हेड्स ने सोचा कि इस तरीके से तो हमारा ऑपरेशन डाउनफॉल काम नहीं करेगा। मतलब
शायद अगर हम अपनी सारी आर्मी को, सारे लोगों को वहां भेज देंगे, काम कर जाएगा, हम जीत जाएंगे, लेकिन किस कीमत पर? इस छोटे से आइलैंड में ही 12,000 लोग हमारी आर्मी के मारे गए। अगर हम बाकी आइलैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे जापान के, अगर उन्हें इस तरीके से ऑन ग्राउंड हराने की कोशिश करेंगे तो कितने और लोग हमारे मारे जाएंगे, ऊपर से उनके भी कितने लोग मारे जाएंगे। अनइमेजिनेबल होगा ये सोचना। और ये लड़ाई तो कितने सालों तक खिंचती चली जाएगी, क्योंकि जापानीज जो जनता है वो इतनी ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है कि वो सरेंडर करने को राजी नहीं है। अमेरिका और एलाइज ने सोचा कि कुछ और तरीका यहाँ पर अपनाना पड़ेगा जापान को सरेंडर करवाने के लिए। 12 अप्रैल 1945 यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कई समय से यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, वो गुजर जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन बन जाते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। जापान के इस युद्ध में एक सॉल्यूशन ढूंढने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनके कंधे पर है। अलग अलग ऑप्शन से यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर हम जापानीज एम्परर हिरोहितो के साथ शायद नेगोशिएट करके देख लें, वो चीज काम कर जाए, लेकिन नहीं काम करेगी इन्हें लगता है, क्योंकि एम्परर किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी। इसी समय इन्हें पता चलता है एक टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम करने लग रहे हैं दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए। 16 जुलाई 1945 को इस एटम बम को टेस्ट किया जाता है न्यू मैक्सिको में एक बॉम्बिंग रेंज में, और ये टेस्ट सक्सेसफुल निकलता है। ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। अपने बाकी और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट हेड्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बॉम्ब गिराया जाए। ये डिसाइड करते हैं गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 पोट्सडैम डिक्लेरेशन। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से। ये वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से तबाही, बिना स्पेसिफाई किए कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इनका तबाही से। जापानीज लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एटम बॉम्ब जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जुलाई 1945 में कहा जाता है कि जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स थे आम जनता के अंदर जापान में, वो काफी बढ़ चुके थे। लोग परेशान होने लगे थे इस कांस्टेंट लड़ाई से, भूख से मर रहे थे, जॉब्स की कमी थी, इकोनॉमिक हालत खराब थी, लेकिन वो खड़े होकर अपनी खुद की मिलिट्री और एम्परर के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते थे जब तक मिलिट्री उन्हें सपोर्ट ना करती। जापानीज एम्परर एक्चुअली में सरेंडर करने को तब राजी हो जाते जब ये कहा जाता कि वो अपनी पावर बनाए रख सके और कुछ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एक्चुअली में उनके अंडर ही रहने दी जाए। लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था, तो 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि एटम बम गिराया जाएगा जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इस विमान में रखा है लिटिल बॉय एटम बॉम्ब। बड़ा आयरॉनिक नाम है दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब के लिए जो वॉरफेयर में यूज किया गया। एक छोटा बच्चा। 8:15 ये बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। उस दिन हिरोशिमा में जो लोग मौजूद थे और सरवाइव कर गए इस बम धमाके को, वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले इतनी तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई दी कि बहुत से लोग टेम्परेरली अंधे हो गए। उसके एकदम बाद एक भयानक आवाज जो इतनी तेज थी कि कई सर्वाइवर्स को परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया। फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर जमीन पर था, उससे लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो गए जो वहां पर मौजूद थे। ये चीज इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई वहां पर जमीन पर रह गई एक तरीके से। वो काली सी परछाई पत्थरों के अंदर जमी रह गई वहीं पर परमानेंटली, जो कि आज के दिन तक हम देख सकते हैं। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए इसमें, वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर। इससे पहले कि वो समझने की कोशिश करते, शॉक वेव्स आई ब्लास्ट। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि ऑलमोस्ट एक हरिकेन बन गया। फिर घरों के जो टूटे हुए टुकड़े थे, बाकी डेब्री, ग्लास के पीसेस, सब कुछ हवा में उड़ने लगे। कुछ मिनटों बाद जब हवाएं शांत हुई, लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ काला टॉक्सिक डस्ट दिखाई दिया। अनबिलीवेबल था ये कि सिर्फ 15 मिनट पहले सुनहरा नीला आसमान दिखाई दे रहा था, धूप निकली हुई थी, और अब अचानक से सब कुछ
काला काला टॉक्सिक फ्यूम्स में भर चुका है। 70% बिल्डिंग्स हिरोशिमा में कंप्लीटली खत्म हो गई। शहर अब शहर बचा ही नहीं था। ये सैटेलाइट इमेजेस देखिए, बम के पहले की और बम के गिरने के बाद की। बचे हुए सर्वाइवर्स की बॉडीज की क्या हालत हुई, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग डिटेल्स है। बस इतना कहूंगा, लोगों की खाल उतरने लग गई थी। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है। प्यास से लोगों को लगा कि अच्छी खबर है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में जो टॉक्सिक डस्ट हवा में था वो मॉइस्चर के साथ मिक्स हो गया था, जिससे बादल बन गए। ये कोई आम बारिश नहीं थी। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी। ग्रीस टपक रहा था आसमान से और ये बहुत जहरीली थी। आमतौर पर जब भी कोई डिजास्टर होता है किसी शहर में, एम्बुलेंसेस पहुंच जाती हैं, डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने, लेकिन यहाँ पर 90% हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली में बम धमाके में मारे गए। कितने ही हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, तो लोगों की मदद करता कौन? जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए उनमें से कई लोगों की मौत एक्चुअली में कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद जाकर हुई, रेडिएशन सिकनेस की वजह से। इसकी बात मैंने डिटेल में करी है चेरनोबिल वाले वीडियो में, आप जाकर उसे देख सकते हैं अगर और डिटेल में समझना चाहें तो। इस बम धमाके के बाद कहा जाता है जापानीज मिलिट्री के जो कट्टर लोग थे उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया, एक मीटिंग तक नहीं करी। उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी चीज हुई है, एक और बम ही तो गिरा है, थोड़ा सा बड़ा बम है, सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जापानीज एम्परर ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बम गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। सुबह के करीब 11 बजे एक और बोइंग B-29 विमान जाता है। इस बारी और भी ज्यादा पावरफुल बम था ये, इसका नाम था फैट मैन। इस बम धमाके से आसमान में जो मशरूम क्लाउड बनता है वो और भी ज्यादा बड़ा बनता है। इमीडिएटली 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि ये नागासाकी पर गिराया गया एटम बम और भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार कम कैजुअलिटीज होती हैं। कई कारण है इसके पीछे। पहला तो ये कि जब हिरोशिमा की खबर बाकी शहरों तक फैली तो लोगों तक ऑलरेडी पैम्फलेट्स पहुंच चुके थे कि ऐसा कुछ आपके भी शहर में हो सकता है, इसलिए वार्न रहो। तो लोग ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे। लोग शहर के सेंटर से दूर आउटस्कर्ट्स पर चले गए थे। इसके अलावा शहर के आसपास इस बारी पहाड़ियां थी, हिल्स थी। पहाड़ियों की वजह से एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट पड़ा वो कम पड़ा। हिरोशिमा फ्लैट था, कोई पहाड़ियां नहीं थी, कोई हिल्स नहीं थी, तो ज्यादा इम्पैक्ट वहां देखा। इन टोटल इन 2 बॉम्बिंग्स में 2 लाख लोग मारे गए। 95% लोग एक्चुअली में सिविलियंस थे, आम जनता थी, ना कि मिलिट्री वाले लोग। इसके बाद फाइनली जापानीज सुप्रीम काउंसिल मिलता है सरेंडर को डिस्कस करने के लिए। कुछ लोगों को डर बैठता है अब फाइनली कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका एक एक करके हमारे सारे शहरों पर बम गिराता जाएगा। लेकिन काउंसिल में बैठे कई लोग अभी भी कंप्लीटली अगेंस्ट है सरेंडर के। जब काउंसिल के अंदर वोटिंग करी जाती है सरेंडर को लेकर तो वोटिंग का रिजल्ट 3-3 निकलता है। 3 लोग इसके फेवर में है, 3 लोग इसके अगेंस्ट है। अब क्या किया जाए? इस टाई ब्रेकर को तोड़ने के लिए जापानीज एम्परर से पूछा जाता है उनकी क्या राय है, और फाइनली जाकर अब इनके एम्परर मान जाते हैं सरेंडर करने को। सरेंडर करने के पीछे ये एटम बॉम्ब्स इकलौते रीजन नहीं थे। असल में बात क्या थी, नागासाकी पर गिराए गए बम से सिर्फ कुछ घंटे पहले सोवियत यूनियन ने भी हमला बोल दिया था जापान के ऊपर। नॉर्थ चाइना में जो मंचूरिया का एरिया था, जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले करी थी, जापान ने इस पर कब्जा कर रखा था। सोवियत यूनियन यहाँ पर हमला बोल देता है और इस एरिया पर अपना कब्जा जमा लेता है। तो एक तरफ से यूएस से बम गिराया जा रहा था इनके शहरों पर, दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन हमला करने लग रहा था। ऊपर से जो इनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी जापान और साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पर लोगों का गुस्सा जागने लग रहा था। यही सारे कारण थे कि एम्परर हिरोहितो फाइनली सरेंडर करने का फैसला लेते हैं। The time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. जापान में कुछ मिलिट्री के लोग इससे काफी नाराज थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सरेंडर हो, तो एम्परर के खिलाफ एक कू करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ये कू अनसक्सेसफुल रहता है। और 15 अगस्त 1945 को इस सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है फाइनली। इसके करीब 7 सालों बाद तक एलाइज ऑक्यूपाई करते हैं जापान को। 1952 तक उनका ऑक्यूपेशन बने रहता है, जिसके बीच डिस्कशंस करी जाती हैं कि क्या कंडीशंस होंगी यहाँ पर सरेंडर की। जापान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी जाती है, और जो एम्परर का स्टेटस था जापान में वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक फिगर हेड बना दिया जाता है। मतलब जापान में अब एम्परर हैं आज के दिन भी, लेकिन बस कहने के लिए हैं, पावर नहीं है उनके पास कोई। हिरोशिमा और नागासाकी में टोटल डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट पड़ती है $970 मिलियन।
लेकिन उनकी रीबिल्डिंग और रिस्टोरेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो जाती है। अलग अलग शहरों से वॉलंटियर्स आते हैं शहरों को दोबारा बनाने के लिए। ये अपनी एक और कहानी है कि कैसे ये शहर वापस से रिस्टोर होते हैं इतने बढ़िया तरीके से कि आज के दिन आप वहां पर जाओगे पता भी नहीं लगेगा कि इन शहरों पर कभी न्यूक्लियर बम गिराया गया था। जिन लोगों पर रेडिएशन का असर पड़ा था ऑब्वियसली उन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो डिसेबल्ड रहते हैं, उनके बच्चों में डिसेबिलिटीज दिखती हैं, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन थैंकफुली एक अच्छी खबर यहाँ पर ये होती है कि रेडिएशन लेवल्स लॉन्ग टर्म में इतने हानिकारक नहीं होते, एटलीस्ट उतने हानिकारक नहीं होते जितने चेरनोबिल में है। कुछ टाइम बाद शहर पर एक टाइफून आता है और उस टाइफून के बाद से रेडिएशन लेवल्स काफी नीचे गिर जाते हैं। इसके पीछे एक और कारण यह है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफी अलग तरीके से काम करता है। इसकी बात भी मैंने चेरनोबिल वाले वीडियो में करी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यूएसए के पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड था ये एटॉमिक बॉम्ब गिराना और 2 लाख लोगों को मारना? क्या यूएस के प्रेसिडेंट का ये डिसीजन सही था या गलत? आज के दिन इस सवाल की मोरालिटी का जवाब देना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने कभी भी माफी नहीं मांगी इन बॉम्बिंग्स को लेकर, ना ही कभी कोई रिग्रेट शो किया। What I thought was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that would win the war, and it did. That's what I was interested in. क्योंकि उनका और कई यूएस डिप्लोमेट्स और मिलिट्री के लोगों का मानना था कि ये जो बॉम्बिंग्स हमने करी ये जरूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। इनका आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे वॉर खत्म करने के लिए। पहला था ऑपरेशन डाउनफॉल और दूसरा था ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकना। ज्यादातर मिलिट्री ऑफिशियल्स का ओरिजिनल प्लान तो यही था कि ऑपरेशन डाउनफॉल करी जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर बैटल ऑफ ओकिनावा हुई और पता चला कि कितने लोग मारे जा रहे हैं इस बैटल में। जापानीज लोग सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं है, वो अपने आखिरी आदमी तक लड़ने को तैयार है। उस लड़ाई के बाद अमेरिका ने एस्टिमेट किया कि कम से कम 10 साल लग जाएंगे और 1 मिलियन यूएस सोल्जर्स मारे जाएंगे अगर हम इसी तरीके से ग्राउंड पर कोशिश करते गए जापानीज आर्मी से फाइट करने की। उनके पर्सपेक्टिव से उनका कहना है कि एटम बॉम्ब से 2 लाख लोग मारे गए। 2 लाख लोग कम नहीं होता, लेकिन 2 लाख लोग 1 मिलियन यूएस सोल्जर से कम होता है। और रेडिएशन की जहां तक बात आती है उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि उन्हें पता नहीं था कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के। बाद में भी लोगों को इसकी वजह से डिजीजेस होंगे, बाद में भी लोगों को रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो साइंटिस्ट थे उन्हें पता था कि कितनी रेडिएशन रिलीज होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी का इस पर क्या इंपैक्ट होता है। इससे पहले कभी इतनी डिटेल में टेस्ट नहीं किया गया। तो अमेरिका का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सिंपली था कि 2 लाख लोगों की जान जाए या 1 मिलियन लोग मारे जाए, हमने 2 लाख लोगों को चूज किया। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली में अमेरिका के पास और भी ऑप्शंस मौजूद थे। सबसे पहला तो यही कहा जाता है कि अगर जापानीज मिलिट्री को सरेंडर करवाना ही पर्पस था तो ऐसी जगह बम क्यों गिराया जहां पर 95% सिविलियन लोग मारे गए, आम जनता मारी गई। किसी ऐसे जापानीज आइलैंड पर भी बम गिराया जा सकता था जहां पर सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज थी और उससे फिर उन्हें देखने को मिल जाता कि ये चीज हो सकती है हमारे साथ और फिर वो शायद सरेंडर कर देते। पर यूएस मिलिट्री का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जापानीज लीडरशिप इस तरीके से ब्रेन वॉश थी कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करती। उन्होंने हिरोशिमा के बाद सरेंडर नहीं किया तो वो किसी छोटे मोटे आइलैंड पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाने से क्यों सरेंडर करते। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एक्चुअली में यूएस ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट आउट नहीं कर सकता था अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही बॉम्ब्स रेडिली अवेलेबल थे और 2 तैयार किए जा रहे थे। तो उन्हें ऐसी जगह चुननी थी जहां से मिलिट्री वालों को लगे कि एक्चुअली में कुछ नतीजा निकलेगा इसका। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो बम गिराने के खिलाफ बताया जाता है वो ये है कि एक्चुअली में नागासाकी पर बम गिरने से कुछ घंटे पहले सोवियत यूनियन इन्वेड कर चुका था जापान को, और जापान वैसे भी सरेंडर कर देता जब देखता कि यहां पर एक तरफ यूएसए है, वहां पर दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन हमला करने लगे। तो एटलीस्ट नागासाकी पर जो बम गिराया गया, जो दूसरा एटम बम गिराया गया, वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस था, उसे गिराने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका को बस कुछ टाइम इंतजार करना था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एटम बम गिराना असली रीजन नहीं था जापान के सरेंडर करने के पीछे, असली रीजन था सोवियत यूनियन का इन्वेड करना। इसके बाद एक तीसरी और फाइनल आर्ग्यूमेंट जो उठाई जाती है यहाँ पर, वो एक मॉरल डिलेमा है। सवाल ये है कि यूएस प्रेसिडेंट को किसने हक दिया चुनने का कि यहां पर ये 2 लाख लोग मारे जाएंगे या फिर वहां पर
पोटेंशियली 1 मिलियन यूएस सोल्जर्स मारे जाएंगे। अपने ऑफिस में मीलों दूर बैठकर ये डिसीजन लेना बड़ा आसान है कि अच्छा ऑब्वियसली हम ये वाला डिसीजन चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर कम लोग मारे जाएंगे। लेकिन क्या वो यही डिसीजन तब लेते जब उनका खुद का परिवार हिरोशिमा या नागासाकी में मौजूद होता? क्या तब भी वो कहते कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराऊंगा इवन दो मेरा परिवार वहां मौजूद है, लेकिन 2 लाख लोग ही मरेंगे यहाँ पर, वहां पर 1 मिलियन लोगों की जान बच रही है? एक यूएस साइकोलॉजिस्ट है जो कहते हैं इस डिलेमा को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली में एक वॉलंटियर होना चाहिए जिस इंसान के ऊपर न्यूक्लियर कोड्स रखे हों। जब यूएस प्रेसिडेंट को लगे कि मुझे न्यूक्लियर बम चलाने हैं किसी के ऊपर, तो वो वॉलंटियर उनके सामने आएगा और उस यूएस प्रेसिडेंट को अपने हाथों से उस एक इंसान का मर्डर करना पड़ेगा न्यूक्लियर कोड्स निकालने के लिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो यहां तो एक ही इंसान मारा जा रहा है, वहां पर इतने सारे मारे जाएंगे, इसलिए ये करना जरूरी है। तो अगर एक यूएस प्रेसिडेंट को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाना जरूरी है ताकि ज्यादा लोगों की जानें बचें, तो क्यों ना वो खुद से चाकू उठाएं और एक इंसान को वहां पर मारें, क्योंकि उस एक इंसान का सैक्रिफाइस क्या है, वहां पर 1 लाख लोगों की जान अगर बच सकती है। ये सोचने वाली बातें हैं काफी। इस चीज को वैसे बड़ा अच्छा दिखलाया गया है एक फिल्म में। 2015 की एक हॉलीवुड फिल्म है आई इन द स्काई। ये इसी मॉरल डिलेमा को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाती है। यहां पर आपकी क्या राय है दोस्तों? पूरी कहानी सुनने के बाद क्या लगता है आपको? क्या जस्टिफाइड था अमेरिका के पर्सपेक्टिव से एटम बम गिराना हिरोशिमा और नागासाकी पर? क्या ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। ये आज के दिन भी एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। साल 1991 में एक सर्वे किया गया था, यही चीज अमेरिकन से पूछी गई थी, तो 63% अमेरिकन मानते हैं कि ये बॉम्बिंग्स जस्टिफाइड है। लेकिन जब यही चीज जापानीज लोगों से पूछी गई तो सिर्फ 29% जापानीज लोग मानते हैं कि ये जस्टिफाइड था बम गिराना। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि जापान में नंबर 0% नहीं है और अमेरिका में नंबर 100% नहीं है, क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं है। एक अच्छी चीज ये है कि दुनिया को सबक मिल पाया इस इंसिडेंट के बाद कि न्यूक्लियर बम हमें नहीं इस्तेमाल करने हैं। इनसे जो इतना खतरनाक इंपैक्ट देखने को मिलता है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किन्हीं भी लोगों को ये सब सहना पड़े। और थैंकफुली आज के दिन तक किसी और देश ने उसके बाद से न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया है। होपफुली आने वाले फ्यूचर में भी ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू रहे। उम्मीद करता हूं आपको हमेशा की तरह ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो चेरनोबिल वाला वीडियो देख सकते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हो और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी आप डिटेल में समझ सकते हो। बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने डिटेल्ड बनाए हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद।